हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन यानी दोलन का पार्ट 5। इससे पहले मैंने आपको ऑसिलेशन के 4 पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। कल के लेक्चर के अंदर यानी पार्ट 4 के अंदर मैंने आपको समझाया था कि आपके पास कोई लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम रखी हुई है। अगर वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं, त्वरण, ठीक है, या फिर वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए, या फिर वो लिफ्ट कांस्टेंट वेग के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर या नीचे आए, या फिर फ्री फॉल की कंडीशन हो, ठीक है, या फिर यानी स्वतंत्रता पूर्वक से वो लिफ्ट जा रही हो नीचे, या फिर किसी गाड़ी के अंदर, ट्रक के अंदर उसकी छत से, उसकी सीलिंग से पेंडुलम लटकी हुई है और वो गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, नियत त्वरण से आगे जा रही हो या नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही हो। इन सभी केसेस में टाइम पीरियड कितना होगा, कहां कम होगा, कहां ज्यादा होगा, ये सारे केसेस मैंने आपको समझाए थे। इंपॉर्टेंट केसेस थे, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने ये लेक्चर जाके नहीं देखा है तो जाएं यूट्यूब बार में सर्च करें ऑसिलेशन पार्ट 4 साइंस फॉर डिफेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, दैट इज ऑसिलेशन का पार्ट 5 और आपका ये लेक्चर नंबर होगा 47। अब देखो, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग लोलक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग लोलक, स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग लोलक। देखो, स्प्रिंग पेंडुलम यानी मान के चलो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और इससे कोई m मास का द्रव्यमान लटका दिया, यानी कोई बॉक्स लटका दिया m मास का, ठीक है, m द्रव्यमान का, और जो स्प्रिंग है ना ऊपर किसी से फिक्स है, किसी से फिक्स है, ठीक है। या तो आप स्प्रिंग वर्टिकली बना लो ऊर्ध्वाधर, या फिर आप स्प्रिंग ऐसे बना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इससे m मास का बॉक्स लटका हुआ है, इसको इधर से कहीं से फिक्स कर दो, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचोगे या इसको इधर खींचोगे, मान चलो मैं स्प्रिंग को इधर खींचूंगा, तो इसका जो विस्थापन होगा आगे की तरफ वो कहां से होगा? आपका मीन पोजीशन से। कहां से लेंगे आप? मीन पोजीशन से, यानी माध्य स्थिति से। तो मैं अगर इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये स्प्रिंग आगे की तरफ विस्थापन करेगी, कहां से करेगी? मीन पोजीशन से। और फिर कहां, मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा कहां जाएगी? अपनी पोजीशन पर ऊपर लौटकर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, यानी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आप जैसे इसको खींचोगे, ठीक है, और फिर छोड़ोगे तो बार बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स करता रहेगा। लेकिन कब? जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। मतलब एक बार आपने इसको नीचे लाए, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और ऐसा कब तक करेगा? ये इनफाइनाइट टाइम्स तक करता रहेगा, जब तक एनर्जी का यहां लॉस नहीं हो रहा है, ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहां ऊर्जा की हानि हो रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि आपने इसको एक बार खींचा और छोड़ दिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, एक टाइम बाद अपनी जगह पर वापस लौट के आराम से रेस्ट में आ जाएगा। ये कब होगा? जब यहां ऊर्जा की हानि हो रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? सेम इस केस में है। अब इसको आप हॉरिजॉन्टली खींचो तो डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? मीन पोजीशन से। विस्थापन कहां से करेगी ये? मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से। तो सेम लॉजिक है। अगर आप एनर्जी का लॉस यहां पे नहीं हो रहा है, ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है, एक बार खींच दो और छोड़ दो, अब इनफाइनाइट आगे पीछे ऐसे जाती रहेगी, ठीक है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है और अगर एनर्जी का लॉस यहां पे हो रहा है तो फिर एक टाइम बाद जाके अपनी जगह पर रुक जाएगी।
इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब देखो जो स्प्रिंग पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां मुझसे एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन कि सर हम स्प्रिंग वॉच को या स्प्रिंग पेंडुलम को ही मून पर क्यों लेके जाते हैं या अदर प्लैनेट्स पर क्यों लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको यहां समझाऊंगा। देखो टाइम पीरियड जो होगा स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t बराबर 2 पाई रूट m अपॉन के। ये होता है m। यहां पे क्या होता है, m आपका यहां होता है, जनरली इसको बोलते हैं मास ऑफ द सिस्टम, उस स्प्रिंग का मास। लेकिन किसी किसी किताब में ये भी लिखा रहता है, इसको हम इनर्शियल फैक्टर भी बोल देते हैं, लेकिन बात एक ही है, इनर्शियल फैक्टर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व गुणांक, या यूं बोल दो आप इसका मास है स्प्रिंग का। बात एक ही है। के क्या होता है, के को बेटा बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो या स्प्रिंग फैक्टर बोल दो या फिर आप फोर्स कांस्टेंट बोल दो, बात एक ही है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक। और फोर्स कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, बल नियतांक। लेकिन याद रखना मतलब सबका एक ही है। क्वेश्चन में आपको जनरली बल नियतांक देगा या स्प्रिंग नियतांक भी, लेकिन ज्यादातर आपको फोर्स कांस्टेंट के नाम से पूछेगा। तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, के की। तो भैया ये होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल। इतनी बात है, क्लियर है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या इस पूरे फॉर्मूले के अंदर क्या आपको कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण कहीं दिख रहा है, स्मॉल जी कहीं दिख रहा है आपको, कहीं स्मॉल जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आवर्तकाल है वो स्मॉल जी पर निर्भर ही नहीं करता। फॉर्मूले के अंदर कहीं स्मॉल जी है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये स्मॉल जी पर निर्भर नहीं करता। तो आप अर्थ की सरफेस पर स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग वॉच को रख लो, स्प्रिंग वॉच को, या फिर आप उसको किसी दूसरे प्लैनेट मून पर लेके चले जाओ, जुपिटर पर लेके जाओ, जहां मन करे उस प्लैनेट पर लेके चले जाओ, उसका आवर्तकाल नहीं बदलने वाला है, उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। क्योंकि आप देख लो फॉर्मूले के अंदर कहीं भी स्मॉल जी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं यहां कि इट डज नॉट, इट का मतलब स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग वॉच, it does not depends on स्मॉल जी पर ये निर्भर नहीं करता। ठीक है। एंड इफ यदि हम इसको चंद्रमा पर लेके जाएं या किसी और प्लैनेट पर लेके जाएं, यदि हम वी टेक दिस स्प्रिंग वॉच या स्प्रिंग पेंडुलम यानी स्प्रिंग लोलक को अगर हम कहां लेके जाएं, ऑन मून या अदर प्लैनेट, दूसरे ग्रह पर, ठीक है, तब भी टी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। सो नो चेंज इन टाइम पीरियड टी। तो भैया टी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इतनी बातें क्लियर है। मून पर लेके जाओ या कहीं भी लेके जाओ, इस आवर्तकाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखो इसको नोट करो अच्छे से, फिर मैं आपको अब ये बताऊंगा कि के क्या है, के का वास्तव में मीनिंग क्या होता है। ठीक है ना, के एक्चुअल में, और यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूं। देखो के क्या है, ये वाकई में के क्या है। तो के को मैंने आपको क्या बताया, इसे बोल रहा हूं मैं क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी के लिए क्या बोल रहा हूं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक। अब उससे पहले आप चीजें समझो कि जो टी है वो आपको किस किस बातों पर डिपेंड दे रहा है, एम पर और के पर। तो मैं लिख दूं टी जो है वो रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
है। यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर k का मान ज्यादा होगा तो t का मान क्या होगा, कम। इतनी बातें क्लियर है? या k का मान कम होगा तो t का मान ज्यादा होगा। अब इस k का मतलब क्या है, तो देखो k का मतलब मेरे भाई दो तरीके से होता है। k का मतलब या तो आपकी स्प्रिंग कठोर हो, क्या हो, कठोर, या आपकी स्प्रिंग मुलायम हो, स्प्रिंग क्या हो, मुलायम हो। तो अगर आपकी स्प्रिंग कठोर है, अगर आपकी स्प्रिंग कठोर है, हार्डनेस है, तो उसका भैया k का मान क्या होगा, ज्यादा। यानी ये क्या रखेगी, मोर k का मान क्या होगा, ज्यादा। लेकिन भैया जो स्प्रिंग मुलायम होगी, बहुत मुलायम होगी, उसका k का मान क्या होगा, कम, लेस k। इतनी बात क्लियर है? तो स्प्रिंग यानी k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दो तरीके से डिफाइन होता है कि अगर आपकी स्प्रिंग ज्यादा कठोर होगी, ज्यादा हार्ड होगी, उतना ही ज्यादा उसका k होगा। और स्प्रिंग अगर मुलायम होगी तो आपका लेस होगा k कम होगा। एग्जांपल ले लो आप, जैसे ट्रक वगैरह है, उनकी स्प्रिंग होती है नीचे, टायरों के नीचे स्प्रिंग होती है बड़ी बड़ी। या फिर आप ले लो ट्रेन में देखो नीचे बोगियों के नीचे बहुत बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगी रहती है। और एक अपनी पेन वाली स्प्रिंग ले लो या साइकिल वाली स्प्रिंग ले लो। अब बताओ कौन सी मुलायम होती है? हमारी पेन वाली स्प्रिंग मुलायम होती नहीं होती इन कंपैरिजन ऑफ ट्रक की बड़ी बड़ी स्प्रिंग के। तो ट्रक की जो स्प्रिंग है ना, वो कठोर है, बहुत कठोर है, इसलिए उसका k का मान क्या होगा, ज्यादा। और हमारी जो स्प्रिंग है वो मुलायम है, पेन वाली स्प्रिंग, इसलिए उसका मान क्या होगा, कम। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि अब अगर k का मान ज्यादा होगा, मतलब स्प्रिंग क्या है, कठोर, स्प्रिंग क्या है, कठोर, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम, आवर्तकाल क्या होगा, कम। ठीक है? और जिसका स्प्रिंग का मान k का कम होगा, यानी वो मुलायम स्प्रिंग होगी, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। इस बात को भी मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको भी आपको फील कराऊंगा। ठीक है? इतनी बातें क्लियर है? इसको मैं रफ कर दूं। अब देखो, जो टाइम पीरियड है, ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम का, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है वो मैं आपको बता चुका हूं इन पर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं k की, स्मॉल k की, ठीक है, तो ये जो k है, स्प्रिंग नियतांक जो है वो k किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो k डिपेंड्स ऑन, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहली बात स्प्रिंग की लंबाई पर निर्भर करता है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग की लंबाई पर। दूसरी बात, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस, या ऐसे लिख लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्प्रिंग, यानी उसकी मोटाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी ये डिपेंड करता है। तीसरी बात, ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, यानी आपका जो स्प्रिंग है वो किस पदार्थ से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है, पीतल से बनी हुई है ना, चांदी से बनी हुई है, किस मतलब अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है आपकी स्प्रिंग, तो k का मान उसके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है लोहा ज्यादा कठोर हो, चांदी कम कठोर हो, तो इसलिए अलग अलग मटेरियल पर k का मान अलग अलग होता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही बातें हैं, या तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग या एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल। इसलिए हम मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, यानी अपने जो सिलेबस में हम बात करते हैं वो स्प्रिंग को हम सेम मटेरियल पर मान के चलते हैं। अगर ये दो स्प्रिंग है तो इन दोनों स्प्रिंग को क्या मानूंगा मैं, सेम मटेरियल से बनी हुई है, और यही हमारे एग्जाम में सिलेबस है। ठीक है? अब इस बात को समझो, देखो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का मतलब क्या है मेरे भाई, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का मतलब क्या है? देखो मेरी अगर स्प्रिंग लंबी है, मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, ये देखो एक स्प्रिंग तो ये है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो L1, और एक स्प्रिंग ये है, इसकी लेंथ मान लो L2। तो ये वाली स्प्रिंग क्या है, बड़ी, और ये वाली स्प्रिंग क्या है, छोटी। यानी मैं सीधी सीधी लिख सकता हूं कि L1 ग्रेटर देन L2। इतनी बातें क्लियर है? लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ कि अगर मैं इस स्प्रिंग को, बड़ी वाली स्प्रिंग को खींचूंगा जिसकी लंबाई ज्यादा है,
तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने में टाइम क्या लेगी, ज्यादा। टाइम क्या लेगी, ज्यादा। इस बात का मतलब क्या है कि उसका आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये मैं इसको खींचूंगा तो अपनी पोजीशन पर आने के लिए, बीन पोजीशन पर वापस से आने के लिए, अपनी पोजीशन पर वापस से आने के लिए ये टाइम क्या लेगी, कम। मतलब इसका जो आवर्तकाल है वो क्या होगा, कम। इतनी बात क्लियर है। दोबारा इस बात को समझो, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा और ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आने के लिए टाइम क्या लेगी, ज्यादा, और ये क्या लेगी, कम। तो यानी इसका आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा। जितनी लेंथ ज्यादा, समझना मेरी बात, जितनी लेंथ ज्यादा, जितनी लंबाई ज्यादा, उसको वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। मेरे भाई इसका मतलब क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, ज्यादा। अब बहुत ही आसान, टाइम ज्यादा तो के का मान कम। मेरे भाई यही मुझे आपको समझाना था, के का मान क्या होगा, कम। के का मान क्या हो गया, कम। समझ में आ गया होगा कि लेंथ, आप खींचो इसको, स्प्रिंग को, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। अगर लंबी स्प्रिंग है तो टाइम ज्यादा लगेगा, छोटी स्प्रिंग है तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो के क्या होगा, उसका कम। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। के कम का मतलब क्या है कि स्प्रिंग क्या है, मुलायम। अगर स्प्रिंग मुलायम है, अगर स्प्रिंग क्या है, मुलायम, अगर स्प्रिंग मुलायम है तो उसको वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। या फिर इस बात को ऐसे समझ लो, या फिर इस बात को ऐसे समझ लो, अगर आपकी स्प्रिंग कठोर है, हार्ड है, यानी के क्या है उसका, ज्यादा। तो के अगर ज्यादा है उसका, तो मेरे भाई टाइम पीरियड उसका क्या होगा, कम। मतलब अपनी पोजीशन पर आने के लिए उसे टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या लगेगा उसको, कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो मेरे भाई उसकी लेंथ भी क्या होगी, उसकी लेंथ भी क्या होगी, कम। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर आप यहां से रिलेशन देखें लेंथ और के बीच में, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सब याद रखते हैं, यहां जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो यही पॉइंट है। तो देखो एल और के में क्या होता है रिलेशन, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल। आप देख रहे होंगे कि एल बढ़ रहा है तो के क्या हो रहा है, कम। मतलब अगर एल बढ़ेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर एल कम होगा तो के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। मतलब सीधा सीधा ये हो गया, आपको सीधा सीधा ये दिख रहा है कि अगर आपकी स्प्रिंग कठोर है, हार्ड है, मतलब के का मान ज्यादा है, के का मान ज्यादा है, के का मान क्या है, ज्यादा, तो उसकी लेंथ क्या होगी, कम। अगर उसकी लेंथ कम होगी, अगर उसकी लेंथ कम होगी तो उसको टाइम क्या लगेगा, उसको भी कम लगेगा अपनी पोजीशन पर आने के लिए। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। दोबारा एक बार समझ लो, ये स्प्रिंग है, इसको ये लंबी स्प्रिंग है, इसको अपनी पोजीशन पर आने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर ये आपकी स्प्रिंग है, इसको वापस आने के लिए समय क्या लगेगा, कम। टाइम कम लगेगा, मतलब लेंथ कम है तो टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो के का मान क्या होगा, यहां ज्यादा। इतनी बातें क्लियर है, ये रिलेशन समझ में आता है, ठीक है। तो इसको मैं रफ करूं, नोट करो इसको अच्छे से, हो गया। देखो अब यहां एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, मान के चलो इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, दोनों ही है, और इसका K1 है, ये K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बताओ किसका K1 ज्यादा होगा, किसका K2 ज्यादा होगा, बताओ। जिसकी लेंथ ज्यादा उसका K क्या होगा, कम। जिसकी लेंथ ज्यादा उसका K क्या होगा, कम। तो मेरे भाई जिसकी लेंथ ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा, उसका के का मान क्या होगा, कम। तो इसका मतलब इसका के का मान क्या होगा, K1 ग्रेटर देन K2। ठीक है, समझ में आती है। लेकिन कब, जब दोनों किससे बनी हो, सेम मटेरियल से, सेम पदार्थ से मिलके बनी हो तब। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो ठीक है, अब देखो, अब आपका टॉपिक चलेगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग यानी स्प्रिंग को अगर हम कट कर दें तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो पहला केस क्या है, आपके पास ये स्प्रिंग है, देखो ये एक स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग को n टाइम्स काट दिया जाए, छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया जाए, n टाइम्स काट दिया जाए, n टाइम्स काट दिया जाए, तब इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें बताना है। और यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट वे में,
देखो मैं बोलूं ऐसे, इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग यानी यदि स्प्रिंग की लंबाई कट बाई n टाइम्स, कितना कट दी जाती है, n टाइम्स, देन टाइम पीरियड अब क्या होगा, t कितना होगा, ये हमें बताना है, आवर्तकाल कितना होगा। मेरे भाई एक कॉमन सी बात समझो, ये मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग की जो लंबाई है वो L है, कितनी लंबाई है, L। सेम इस स्प्रिंग की भी लंबाई क्या है, L, ठीक है। और मैंने इस स्प्रिंग को दो भाग में काट दिया, कितने भागों में, दो में, एक में तो ये, एक में ये, ठीक है, बराबर बराबर भागों में काट दिया, ये आपको ज्यादा दिख रहा होगा ना, बराबर बराबर भागों में काट दिया, तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी, L/2, और इसकी कितनी बचेगी, L/2 बचेगी। अच्छा, अब मैंने क्या करा, एक और बड़ी स्प्रिंग ली, अब इस स्प्रिंग को मैंने तीन भागों में काट दिया, बराबर बराबर तीन भागों में काट दिया, इस स्प्रिंग की लंबाई L है, तो ये क्या हो जाएगा, L/3, ये भी L/3 और ये भी L/3, नई लेंथ इतनी हो जाएगी। सेम अगर आप इसको n पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इस टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, L/n, इसकी भी कितनी हो जाएगी, L/n, इसकी भी L/n, इसकी भी L/n, इसकी भी L/n, ये इस तरीके से n टाइम्स चलती रहेगी। तो मतलब जो लंबाई है वो, अब जो न्यू लंबाई है वो कितना हो जाएगा, L/n। इतनी बात तो समझ में आ गई, अगर n टाइम्स आप इसको काट रहे हो तो लंबाई कितनी हो जाएगी, L/n। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या रिलेशन पढ़ाया था, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल L। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ, पहले इस पूरी स्प्रिंग का K क्या था, मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और लंबाई क्या है L, लेकिन जब आप इसको n टुकड़ों में काट दोगे तब इसका नया K क्या हो जाएगा, K डैश कितना हो जाएगा, ये बताओ। तो मेरे भाई अगर L आपका L/n टाइम्स है तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर ये कम हो रहा है, L कम हो रहा है तो ये बढ़ जाएगा। अगर L की वैल्यू कम हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कितनी कम हो रही है, 1/n टाइम्स है। कितनी कम हो रही है आप देखो, ये L/n का मतलब क्या है, 1/L, तो ये L कितना कम हो रही है, 1/n टाइम्स। अगर ये 1/n टाइम्स कम हो रही है तो ये K क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, Nk। बात मेरी समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जो नया टाइम पीरियड होगा, पहले कितना टाइम पीरियड था स्प्रिंग पेंडुलम का, 2π√m/k, तो अब K कितना आ गया, n/k। देखो सीधा सीधा लिख दो, 2/√m/ नया क्या हो जाएगा, K डैश, और K डैश कितना है, Nk, दैट इज 2π√m/Nk। अब टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। मतलब जब आप स्प्रिंग को n टाइम्स कट करोगे तब आपका जो टाइम पीरियड है 2π√m/Nk होगा। अब सीधी सीधी यहां से एक बात समझो, अगर आप इस स्प्रिंग को दो भागों में काटते हो, कितने भागों में काटते हो, दो में, तो कितने टुकड़े, L/2 और L/2, K कितना बढ़ जाएगा, K कितना भाई, 1/2 टाइम्स से L कम हो गया, K कितना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2K। अब सीधा सीधा तुम्हें लॉजिक क्या याद रखना है, इस n की जगह वैल्यू पुट करते जाना। वो बोल रहा है कि 2 टाइम्स काट दिया, 3 टाइम्स काट दिया, 4 टाइम्स काट दिया, 5 टाइम्स काट दिया, तो n की जगह वैल्यू पुट करो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है वो कि अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दो, ठीक है, तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है, इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग की लंबाई इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, अगर n गुना बढ़ा दी जाए, देन तब आवर्तकाल होगा, देन टाइम पीरियड विल बी, तब आवर्तकाल, नया आवर्तकाल कितना होगा। यदि स्प्रिंग को n टाइम्स, n गुना बढ़ा दिया जाए, ये स्प्रिंग है और n टाइम इसको बढ़ा दिया जाए, पहले इसकी लंबाई कितनी थी, L, अब इसको n टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो नई लंबाई तो तुम्हें पता है कितनी हो जाएगी, L डैश बराबर NL, ये तो बात समझ में आती है। नई लंबाई n टाइम्स बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा, NL। अब K कितना हो जाएगा इसका, अगर इसका पहले क्या था, K था, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग स्थिरांक K था, लेकिन n टाइम्स आपने इसको बढ़ा दिया, तो मेरे भाई अगर आपने लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया तो K n टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब K क्या आ जाएगा, नया K क्या आ जाएगा, 1/n × K। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर n टाइम से बढ़ाया है
तो 1/n टाइम्स ये क्या हो रहा होगा, घट जाएगा, तो 1/n इंटू के, ये क्या आ गया k/n। तो अब नया जो आवर्तकाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t बराबर 2π√m अपॉन k डैश, जो बदला है k डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी k/n, तो 2π√m अपॉन k/n, और n का अपॉन जाएगा ऊपर, तो सीधा सीधा लिख दो k इंटू ये आ गया आपका n, ये आपका टाइम पीरियड होगा। यानी अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो n की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको। कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, n की कोई वैल्यू होगी, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, सीधा सीधा यहां वैल्यू पुट कर दो आप। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, रफ करूं इसको। अब देखो, अब है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की संयोजकता है ना। स्प्रिंग को दो तरीके से कंबाइन करेंगे, तो सीरीज में, श्रेणी में, और एक पैरेलल में, ठीक है, यानी समांतर में। तो सबसे पहला केस क्या है, यदि किन्हीं दो स्प्रिंग को आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। इफ टू स्प्रिंग, यदि दो स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में लगा दी जाए, देन टाइम पीरियड अब कितना होगा, नया टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो मेरे भाई, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, फिर एक और स्प्रिंग है, ये इससे एक एम मास का ब्लॉक लटका दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक k1 है और इसका क्या है k2। इतनी बात क्लियर है? अब आप बताओ, इसकी लंबाई पहले मान चलो एक स्प्रिंग होती तो इसकी लंबाई इतनी होती, अब मैंने एक और स्प्रिंग इससे कनेक्ट कर दी तो लंबाई इसकी बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? लंबाई बढ़ गई। मतलब मेरे भाई ये हुआ कि अभी मैंने आपको रिलेशन क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था k और l के बीच का। अगर लंबाई ये बढ़ गई है तो k का मान क्या हो जाना चाहिए, कम। मतलब जो नया k आएगा, अब जो नया k आएगा उसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो ऐसा मैं यहां कौन सा फॉर्मूला पुट करूं जिससे k की वैल्यू कम आए। बहुत बार हमने जैसे कैपेसिटर के फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हम यहां यूज करते हैं, 1/k बराबर k1 प्लस k2। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, दो के लिए। अगर n टाइम्स बात करते तो 1/ इस तरीके से k3, इस तरीके से n टाइम्स चला जाता है, लेकिन हम किसके लिए बात कर रहे हैं, दो के लिए। तो दो के लिए क्या हो जाएगा, 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1/k क्या आ जाएगा यहाँ पर, k1 प्लस k2 अपॉन k1 इंटू k2, ठीक है, और k की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2, यही तो वैल्यू आएगी। अब इसको जरा सोचो आप, मान के चलो k1 की वैल्यू तुमने पुट की 2, कितनी 2, इसकी भी 2 पुट की, 2 दूनी 4, और नीचे भी क्या आ गया, 2 और 2 4, 4 का 4 से भाग देना 1, जबकि k1 और k2 की वैल्यू कितनी पुट करी थी आपने, 2, और k की वैल्यू कितनी आई 1। मतलब k की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, लेंथ अगर आपने बढ़ाई है तो k की वैल्यू कम होगी। मान लो इसकी वैल्यू रख दिया आपने 5 और इसकी भी 5, 25 बट्टे कितना रख दिया, 5 और 5 10, 25 बट्टे 10 कितना हो गया, करीब होगा 2.5। तो जबकि k की वैल्यू तुमने कितना ली है 5, तो देखो टोटल जो k की वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई 2.5। तो वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई। मान लो इसकी वैल्यू 10 रख दो, इसकी भी 10 दाम, यानी होगा 100 बट्टे 10 और 10 20, 20 500, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, जबकि तुमने k1 और k2 की वैल्यू कितनी पुट की थी, 10 और 10। आप समझ पा रहे होंगे ये फॉर्मूले का लॉजिक है कि अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो ये जो k है वो भी कम होगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अब आप सीधा सीधा टाइम पीरियड निकाल दो। टाइम पीरियड क्या था, t बराबर 2π√m अपॉन k डैश, ये आपका नया k डैश निकल के आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, k1 k2 वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो क्या आ जाएगा 2π√m अपॉन k1 इंटू k2 और k1 प्लस k2, k1 इंटू k2 और भैया k1 प्लस k2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, k1 प्लस k2, ये आ गया यहाँ भाई, आपका ये नया टाइम पीरियड ही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इसको नोट करो अच्छे से,
फिर मैं आपको अब बताता हूं कि अगर स्प्रिंग को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब नया टाइम पीरियड क्या होगा। देखो दूसरा केस क्या है, इफ टू स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, समांतर में, कैसे समांतर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन तब टाइम पीरियड क्या होगा, यानी आवर्तकाल बताना है तब कितना होगा। तो एक तो ये पेंडुलम, ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, और ऐसे मान लो ये स्प्रिंग ये है, ठीक, इससे एक एम मास लटका दिया, ये स्प्रिंग K1, इसका कांस्टेंट K2, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है नया टाइम पीरियड आपको बताना है, तो यहां जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, K बराबर K1 प्लस K2, यानी जो यहां फॉर्मूला हम यूज करेंगे नया K निकालने के लिए, पैरेलल में ये यूज करेंगे K1 प्लस K2, और सीरीज में हम ये यूज करेंगे 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। अब नया टाइम पीरियड निकालना था, सीधी सीधी बात है, नया निकल के आ गया, T बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन K डैश, K डैश कितना है ये रहा, तो 2 पाई रूट एम अपॉन K1 प्लस K2। मेरे भाई अब आपका जो नया टाइम पीरियड निकल के आ गया वो ये होगा। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखो इन पर, अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट K, यानी कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K दे रखा है और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, L, ठीक है। तो देखो ये स्प्रिंग है हमारे पास, कोई स्प्रिंग है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, L, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है, K, ठीक है। लेंथ इज कट इनटू 2 पीसेस ऑफ लेंथ, यानी इसकी लंबाई को 2 भागों में उसने काट दिया, एंड सच दैट L1 बराबर NL2, यानी जब इसको 2 भागों में काट दिया है, एक भाग है, और पूरे की लंबाई क्या है, L, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, L/2, और ये क्या आ जाएगा, L/2। या फिर आप ऐसे समझ लो, इसको आप L1 बोल दो, इसको आप L2 बोल दो, क्योंकि सवाल के अंदर आपको L1 और L2 की फॉर्म में दे रखा है, और सवाल में आपको क्या गिवन है, L1 बराबर NL2, जहां पर N क्या है, कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये है, ठीक है। द फोर्स कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग लेंथ L1, यानी देखो अब इसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा, मान लो क्या है, K1, और इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है, K2। तो आपको बताना है कि अब इसका K1 का मान कितना होगा, इस बल नियतांक का मान कितना होगा। ऑप्शन आपको गिवन है Kn+1, K/n(n+1), K/n+1। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो अब मैं कराता हूं, सवाल के अंदर आपको जो लेंथ दे रखी है वो L है पूरी स्प्रिंग की, ये इतना है आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आपको सवाल के अंदर L1 का मान कितना दे रखा है, NL2, पुट कर सकता हूं, तो NL2 प्लस L2, मेरे भाई क्या कॉमन दिख रहा है, L2, तो अंदर क्या बचा, N+1 L2, तो L बराबर क्या आ गया, N+1 L2। इतनी बात क्लियर है, L बराबर क्या आ गया, N+1 L2। क्या L2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी L2 की वैल्यू, L/N+1, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, L2 की। जरा मेरे भाई अब आप यहां से L1 की वैल्यू निकाल सकते हो, L1 बराबर क्या, NL2, L2 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां L1 क्या निकल के आ जाएगा, L1 बराबर N, L2 कितना है, अपॉन N+1, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई L1 की, और ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी L2 की।
या आपने L1 माना था या आपने L2, ये आपको वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ये K1 पूछा है उसने, K2 नहीं पूछा, सिर्फ क्या निकालना है आपको, K1। तो मेरे भाई हमें पता है स्प्रिंग के अंदर जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया वो क्या बताया था, F बराबर माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर x डिस्प्लेसमेंट उसको लेके जाए, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना, L लेंथ, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एल। ठीक है, अब देखो माइनस क्या है, अपोज करता है डिस्प्लेसमेंट आगे खींचो, और फोर्स कहां लगता है, अंदर, तो माइनस तो कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये हमें K1 निकालना है। क्या अब मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, पूरी स्प्रिंग के लिए फोर्स कितना आ गया, KL, बोलो हाँ या ना, पूरी स्प्रिंग के लिए फोर्स कितना लग गया, KL, लेकिन इतने हिस्से के लिए कितना लग जाएगा, K1L1। तो क्या मेरे भाई मैं ऐसा लिख सकता हूं, KL बराबर K1L1 लिख सकता हूं, बताओ क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर, ये क्या हो जाएगा KL, और उसके लिए भी क्या आ जाएगा, K1L1। इतनी बात क्लियर है। अब देखो L1 की वैल्यू कितनी है, NL/n+1, मैं यहां पुट कर सकता हूं L1 की जगह NL/n+1, तो पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका K1L1 की वैल्यू NL/n+1, यहां पर आ गया KL। मेरे भाई देखो ये L से L खत्म, तो बचा क्या, K बराबर K1N/n+1। अब आपको क्या निकालना था, K1, सीधा सीधा यहां से K1 निकाल दो, K1 क्या आ जाएगा, K1 बराबर K इंटू N+1/n। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये आपका क्या निकल के आ गया, K1 यहां से निकल के आ गया, K1 बराबर Kn+1/n। आपका ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, K/n+1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आई है भाई बात। तो आज जो मैंने आपको समझाया है वो क्या है, स्प्रिंग पेंडुलम, और आपका चैप्टर होता है फिनिश। एक चीज और मैं बता दूं तो मैं, जैसे कुछ चीजें डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ये सारी चीजें मैं आपको वेव्स के अंदर पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा, वेव्स के अंदर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, हो गया, समझ में आई हैं चीजें। अब इसके बाद हम, ये तो हो गया आपका फिनिश, कंप्लीट हो गया ऑसिलेशन। लेकिन अभी आपकी एक और वीडियो आएगी कल, यानी पार्ट 6। आप देख रहे हैं मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराता चल रहा हूं, लेकिन वो जो वीडियो आएगी उसमें एक डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जो मैंने करा दिए हैं उनमें से कोई भी सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक और वीडियो लेके आऊंगा कल, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। फिर मैं आपको कल की क्लास के अंदर बताऊंगा कि आगे हम आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए,